मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं। आज मैं एक नए लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ हाजिर हूं। हाल ही में अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने से ताल्लुक रखने वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने धर्मशाला में दलाई लामा से भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती समुदाय और दुनिया को एक संदेश दिया कि अमेरिका के लिए तिब्बत का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान तिब्बत की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का यह प्रतिनिधि मंडल निजी दौरे पर भारत की यात्रा पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधिकारिक रूप से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे से कई सवाल उपजे हैं। आखिर अमेरिका तिब्बत के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में लाकर क्या हासिल करना चाहता है? चूंकि यह भारत की भूमि पर घटित हुआ है, इसलिए भारत के लिए यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें भारत को क्या लाभ होगा। आपको बताता चलूं कि इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में यूएस कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल थीं। प्रतिनिधि मंडल ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। इसमें से एक यह है कि अमेरिका चाहता है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार के विषय में समुचित दूरी बनाए रखे और दखल न दे। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दलाई लामा आगामी 6 जुलाई को अपना 89वां जन्मदिन मनाएंगे। उनके उत्तराधिकारी को लेकर समय समय पर अनेक अटकलें लगाई जाती रही हैं, अनेक बातें होती रही हैं। और जब जब ये बातें होती हैं, जब जब ये अटकलें लगाई जाती हैं, तो देश और दुनिया का ध्यान तिब्बत की तरफ फिर से हो जाता है। इस अमरीकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व माइकल मैकॉल कर रहे थे, जिन्होंने अमेरिका के तिब्बत के प्रति प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया कि अमेरिका तिब्बत के प्रति प्रतिबद्ध है, यहाँ के लोगों के प्रति कमिटेड है और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि तिब्बतियों के जो हित हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, वो कहीं से प्रभावित न होने पाए। आलोचक तिब्बत के प्रति उदासीन नीति को लेकर भारत की विदेश नीति की भी आलोचना करते रहे हैं। तिब्बत का मुद्दा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह विषय भारत और दुनिया को प्रभावित करता है। मित्रों, तिब्बत भारत चीन के मध्य एक जटिल स्थिति में रहा है। भारत जब आजाद हुआ, उसके कुछ समय पश्चात चीन में 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवाद की स्थापना हुई। भारत का नेतृत्व पंडित नेहरू के हाथ में था। आलोचक यही मानते हैं कि पंडित नेहरू की आदर्शवादी सोच ने चीन के परिप्रेक्ष्य में तिब्बत की स्थिति के व्यावहारिक मूल्यांकन से पंडित नेहरू को रोके रखा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंडित नेहरू के आदर्शवाद ने तिब्बत को लेकर भारत के रुख को और मुश्किल में डाला और जटिल किया। नेहरू जी को लगता था कि अगर तिब्बत के विषय में चीन के दृष्टिकोण के प्रति भारत की सकारात्मकता रहेगी तो इससे चीन भारत संबंध सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। 1997 में प्रकाशित लेख तिब्बत इन साइनो इंडियन रिलेशंस, द सेंट्रलिटी ऑफ मार्जिनैलिटी में प्रोफेसर दावा नॉर्बुक कहते हैं कि तिब्बत का मुद्दा उपेक्षित ही रहा है, लेकिन इसके उपरांत भी इसका प्रभाव भारत चीन संबंधों पर रहा है।
डॉक्टर रवि प्रसाद नारायणन भी चीन के परिप्रेक्ष्य में तिब्बत पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत चीन संबंधों में तिब्बत बेहद अहम कड़ी है। दलाई लामा के विशेष प्रतिनिधि रहे लोदी गिलेस्टेन ग्यारी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत तिब्बत और चीन की भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स की सतही जानकारी है, अच्छे से समझता है कि भारत के लिए तिब्बत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्यारी कहते हैं कि भारत का तिब्बत के प्रति दृष्टिकोण अति सावधानी और चीन के प्रति तुष्टीकरण या अपीजमेंट से भरा रहा है। 2008 में इकोनॉमिक टाइम्स ने दलाई लामा को कोट किया था कि दक्षिण एशिया के देश तिब्बत को लेकर ओवर कॉशियस अप्रोच रही है भारत की। 1999 से 2000 के मध्य भारत के विदेश सचिव रहे ललित मानसिंह का मानना है कि नेहरू ने सोचा था कि तिब्बत पर चीनी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेना दोनों देशों को और समीप लाएगा, क्योंकि दोनों ही देश औपनिवेशिक कठिनाइयों से जूझते रहे हैं और साम्राज्यवाद का शिकार भी रहे हैं अतीत में। लेकिन 1962 में चीन के प्रति इस अति आशावादी दृष्टिकोण को गंभीर क्षति पहुंची। प्रोफेसर नॉर्बू का मानना है कि भारत चीन के मध्य स्थायी और दीर्घकालिक शांति लाने के उद्देश्य से जो प्रयास आरंभिक दशकों में हुए, उसने तिब्बत के विषय की बलि दे दी। वहीं अरुणाभ घोष जैसे विद्वान की ये मान्यता है कि चीन को लेकर 1962 के घात को लेकर बैठे रहना भी ठीक नहीं है। आवश्यकता अब उससे आगे बढ़ जाने की है। उनकी बात की पुष्टि राजीव गांधी की चीन यात्रा से होती है। 1988 में 34 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 1962 के युद्ध के पश्चात चीन की यात्रा की हो। यह सत्य है कि तिब्बत भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय है, किंतु सत्य यह भी है कि भारत के दीर्घकालिक हित चीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। भले ही आलोचक इसे पंडित नेहरू का भावातिरेक कहें, पर उनके प्रयासों का उद्देश्य चीन के साथ बेहतर और भरोसेमंद संबंध बनाना था, वो भी तब जब दुनिया शीत युद्ध में उलझी हुई हो। प्रोफेसर नॉर्बू कहते हैं कि चाहे वो राजीव गांधी की 1988 की चीन यात्रा हो या बाद में ली पेंग की भारत यात्रा, चीन ने हर बार यह संकेत करने की कोशिश की कि तिब्बत एक अहम विषय है। हम भारत तिब्बत चीन त्रिकोण पर विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले आइए जरा तिब्बत के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। तिब्बत के इतिहास को समझ लेने से एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि चीन के दावे निराधार सिद्ध हो सकते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने भी चीन के इस दावे को हास्यास्पद कहा है कि उसके और तिब्बत के मध्य प्राचीन काल से ही विशिष्ट संबंध रहे हैं। यह बात बिल्कुल तय है कि चीन जब कभी जरूरत होती है तो वर्तमान का नहीं तो इतिहास का सहारा लेता रहता है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चीन ने इतिहास का सहारा लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के इस ऐतिहासिक दावे को खारिज कर दिया। तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने कब्जे में लिया था। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन इस इलाके पर सैकड़ों सालों से अपनी संप्रभुता या सोवरेनिटी का दावा करता रहा है। यहां कभी चीन का कब्जा रहा तो कभी मंगोलिया ये क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखे रहा, और कभी कभार यह क्षेत्र ऑटोनमस भी रहा। यही तिब्बत का राजनीतिक इतिहास है। इन्हीं तीन बिंदुओं में कभी चीन का कब्जा तो कभी मंगोलिया का कब्जा, और कभी कभार ये खुद मुख्तार या ऑटोनमस या स्वायत्त क्षेत्र रहा। 1950 में चीन ने इस पर बाकायदा हमला किया।
कुछ को उसने अपने मुख्य भूभाग में मिला लिया, अर्थात तिब्बत के कुछ इलाकों को उसने चीनी मेनलैंड में मिला दिया, तो कुछ को ऑटोनमस रहने दिया। जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई या कल्चरल रेवोल्यूशन हुई, तो यहाँ के धार्मिक केंद्रों को ध्वस्त किया गया। कहते हैं कि तिब्बत को लेकर चीन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। चीन का तिब्बत पर लगातार शासन कभी रहा ही नहीं। जब मंगोलों के राजा कुबलई खान ने युआन डायनेस्टी की नींव डाली, तो उसने तिब्बत के अलावा और कई भूभागों पर कब्जा किया। इसमें चीन, वियतनाम और कोरियाई प्रायद्वीप के क्षेत्र शामिल थे, और इस तरह से कुबलई खान ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। उनके बाद जब चिंग राजवंश मजबूत हुआ, तो उसने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन तिब्बतियों की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उठे प्रतिरोध में उसके अर्थात चिंग डायनेस्टी के, चिंग राजवंश के कदम उखड़ गए। साल 1912 में दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ दशक बाद 1951 में चीन ने फिर से तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत के अधिकारियों से जबरन संप्रभुता पत्र पर हस्ताक्षर करवाए कि तिब्बत चीन का भूभाग है, चीन का हिस्सा है। चीन के कब्जा करने के बाद तिब्बत को दुनिया से काट दिया गया, बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। तो दलाई लामा आखिर में अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए, भारत का रुख किया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत अपनी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कि चीनी आक्रमण और बलात् कब्जे से पहले तिब्बत लगभग 2000 सालों से एक आजाद राज्य था, एक स्वतंत्र क्षेत्र था। 25 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एशिया का यह भूभाग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में एक खास तरह की आभा पाई जाती है, एक ऐसा स्थान जिसकी संस्कृति और अध्यात्म प्रभावी रूप से समृद्ध रहा है। प्रोफेसर साहब ये भी मानते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और इसने दोनों के मध्य के संबंधों को बेहद मजबूत आधार दिया। एक तरह से तिब्बत को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भारत से ही प्राप्त हुआ। तिब्बती साहित्य में भारत को आर्य भूमि कहा गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह माना था कि तुलनात्मक रूप से तिब्बत चीन की अपेक्षा भारत के अधिक करीब है। भूगोल ही नहीं बल्कि दोनों देशों के मध्य उन्नत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। चीन कहता आया है कि उसने तिब्बत को मुक्त किया है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा किया है तो चीन से पहले तिब्बत पर किस शक्ति का आधिपत्य था? बहुत बड़ा सवाल है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारत ने कभी भी तिब्बत की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। उसने तिब्बत के अस्तित्व का यथोचित सम्मान किया है। हाँ, चीन ने अपनी साम्राज्यवादी सोच के कारण क्षण भर भी ऐसा नहीं सोचा कि हमें तिब्बत के वजूद का सम्मान करना चाहिए। 1950 में जो समझौता हुआ उसके आधार पर यह अपेक्षित था कि चीन तिब्बत की स्वायत्तता का सम्मान करेगा, पर ऐसा उसने नहीं किया। दोस्तों, तिब्बत का जब भी जिक्र होता है तो दलाई लामा का अवश्य उल्लेख होता है। लामा का तात्पर्य एक ऐसा शिक्षक होता है जो समाज में लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सके। कहा जाता है कि सिंघापा ने जो सन 1409 में एक स्कूल के संस्थापक थे, इस दलाई लामा की संस्था के प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। इसका नाम जेलग था, जो कि सिंघापा ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम जेलप था।
और जिसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जेलक का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसी जेलग स्कूल से संबंध रखने वालों ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बल्कि तिब्बत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी जेलग स्कूल से संबंध रखने वाले गेंदुन द्रुप थे। गेंदुन द्रुप को पहला दलाई लामा होने का अवसर मिला। तिब्बत में अनेक समूहों के मध्य संघर्ष के भी प्रमाण हैं। अर्थात तिब्बत में अनेक समूह जैसे ओइरात, मांचू और मंगोल हुआ करते थे। ये आपस में संघर्षरत थे। बाद में दलाई लामा ने तिब्बत के विभिन्न समूहों के मध्य एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवें दलाई लामा जहां तिब्बत के एकीकरण या यूनिफिकेशन की दिशा में सफल हुए, तो 13वें दलाई लामा ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस भूभाग को स्वतंत्र करार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चीन ने तिब्बत का अतिक्रमण किया और यहां की मौलिकता को गंभीर आघात पहुंचाया। स्थानीय तिब्बतियों में चीन की इस सोच का विरोध होना शुरू हुआ कि तिब्बत चीन का भाग है, लेकिन चीन बेहद ताकतवर था। इस कारण से तत्कालीन दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत आ गए। माओ को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके दुश्मन को भारत अपने यहां राजनीतिक शरण दे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तिब्बत के निर्वासित या एग्जाइल्ड लोगों के प्रति एक विशेष सहानुभूति मिली। इसी सहानुभूति का असर था कि वर्ष 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम भारत चीन संबंधों पर तिब्बत के प्रभाव की बात करें, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तिब्बत के विषय में भारत चीन संबंधों को काफी हद तक प्रभावित किया है। अगर हम पंचशील के सिद्धांतों की बात करें, तो उसमें यह उल्लेख है कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर तिब्बत का मसला चीन का अंदरूनी मसला नहीं कहा जा सकता। इसलिए तिब्बत के गंभीर मानवीय, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न से मुंह मोड़ना उचित नहीं है और इसे शांति स्थापना की दिशा में एक बाधा के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर तिब्बत की मुश्किलों से मुंह फेरने की बातें या कोशिशें की जाती हैं, तो अपने संविधान के विषय में माओ कहा करते थे कि अगर कोई उनसे पृथक मार्ग को चुनता है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन तिब्बत तो सिर्फ स्वायत्तता चाहता था। तिब्बत तो सिर्फ स्वायत्तता या ऑटोनॉमी चाहता रहा है। वो तो पृथकता की बात कभी करता ही नहीं। फिर माओ को तिब्बत को लेकर गंभीर आपत्ति क्यों थी? सरदार पटेल ने अपने एक पत्र में चीन की उस विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और छद्म शांतिवादी, मानवतावादी मानसिकता का उल्लेख किया है और वो अपने पत्र में कहते हैं कि चीन ने भारत के साथ दोहरा आचरण किया। माओ ने अपनी साम्राज्यवादी सोच को यह कहकर स्पष्ट किया कि यदि चीन हाथ है तो तिब्बत इसकी हथेली है, जबकि उसी तिब्बत अर्थात हथेली से जुड़ी हुई 5 उंगलियां हैं। यह है नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत के चीन के प्रति दृष्टिकोण की बात की जाए, तो 1950 में जो समझौता हुआ उसके आधार पर यह अपेक्षित था कि चीन तिब्बत की स्वायत्तता का सम्मान करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। अगर इस दृष्टिकोण की बात की जाए तो भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि तिब्बत और ताइवान भी चीन के ही भाग हैं। ऐसा नेहरू जी के समय से ही होता आया है, जब भारत ने ऐसा माना। जब
साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तो भारत ने तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त प्रदेश माना। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि दलाई लामा एक धार्मिक व्यक्ति हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधि जो कि चीन विरोधी हो सकती है को भारत में समर्थन नहीं मिलेगा। भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसी किसी गतिविधि के लिए नहीं करने की अनुमति देगा जो चीन के खिलाफ है। हालांकि साल 2011 में जब तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मदाह जैसे प्रयास किए तो चीन ने भारत की ओर संकेत किया। माना जाता है कि लगभग 1.25 लाख तिब्बती शरणार्थी आज भी भारत में रह रहे हैं। वहीं तिब्बत को लेकर भारतीय नीति की आलोचना भी होती रही है। एक बार भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने संसद में स्पष्ट किया था कि भारत के द्वारा तिब्बत को चीन का अंग मानना उचित कदम बिल्कुल नहीं था। भारत ने ऐसा करने में शीघ्रता की। नेहरू की नीति को लेकर भी अनेक सवाल उठते रहे हैं समय समय पर। 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत भारत ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना, किंतु पंडित नेहरू 1954 में तिब्बत को चीन का भाग मान बैठे। तो दोनों प्रधानमंत्रियों पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के तिब्बत को लेकर रुख में क्या भिन्नता रही है, क्या फर्क रहा है? दरअसल नेहरू ने केवल 8 सालों के लिए 8 वर्ष के लिए तिब्बत को चीन का भाग माना, जबकि वाजपेयी ने तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की। 1962 के युद्ध ने नेहरू के द्वारा तिब्बत को चीन का भाग मानने वाले समझौते को समाप्त कर दिया। तब से लेकर 2003 तक वही स्थिति बनी रही। लेकिन 2003 में अटल जी ने चीन की यात्रा की तो भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मान लिया। हालांकि चीन ने भी बदले में सिक्किम को भारत का भूभाग माना। नाथुला दर्रे के जरिए व्यापार की शुरुआत इसी पृष्ठभूमि पर रची गई थी। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तिब्बत को लेकर भारत का दृष्टिकोण विरोधाभासी या कॉन्ट्रेडिक्टरी रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस दृष्टिकोण में स्पष्टता होती तो भारत के हितों के वो और अधिक अनुकूल होता। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।